सुबह मुझे ड्रैगी ने आकर जगाया। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी हुई थी और बहुत ही बेतकल्लुफ़ अंदाज में उसे इतने करीब देखकर मैंने एक लम्हे के लिए बौखलाए हुए अंदाज में खोपड़ी सहलाई और उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सीने पर हाथ रख कर दबाव डाला तो मैं मुस्कुरा कर फिर मसहरी पर दराज हो गया। वो बोली, तुम्हारी मुस्कुराहट बताती है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैंने कहा, नहीं ड्रैगी, तुम्हारी मसरूफियात से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। अलबत्ता एक बात ज़रा परेशान कुन है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मैं इस इमारत से बाहर नहीं निकल सकता। वो बोली, ये वक्ती बात है। हम जिस तरह यहाँ दाखिल हुए हैं उससे तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमें अपने दुश्मनों से किस कदर मोहतात रहना पड़ता है। मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद बहुत से लोगों से तुम्हारा तारुफ करवाऊंगी। तुम्हें मुकम्मल आज़ादी होगी। प्लीज़ इस बात को महसूस न करना। मैंने कहा, ठीक है। अब तुम्हारी मसरूफियात का क्या आलम है? वो बोली, बस कुछ वक्त और लगेगा, शायद एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। इलियट एक काम से गया है, वो वापस आ जाए तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने पूछा, ये इमारत क्या हैसियत रखती है? वो आंखें फैलाकर बोली, मेरी रिहाइश गाह है। मैंने पूछा, तन्हा रहती हो? बोली, तकरीबन। डैडी मसरूफ आदमी है। मैंने कहा, तुम्हारे डैडी? वो जल्दी से बोली, मिस्टर अदील कुआरी। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब, ये नाम तो? वो बोली, हाँ, वो मुसलमान है। मैंने पूछा, और तुम? उसने मुस्कुराकर कहा, ईसाई। मैं अपनी माँ के मज़हब पर अमल पैरा हूँ। मेरी माँ कैनेडियन थी। मैंने कहा, गुड। मिस्टर अदील कुआरी यहाँ क्या करते हैं? बोली, असलहा फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर हैं। उन्होंने ही मेरी ये ड्यूटी लगाई थी। मैंने पूछा, कितना अरसा हो गया है तुम्हें यहाँ? बोली, मैं तो तकरीबन 8 माह से यहाँ हूँ। अलबत्ता डैडी को कई साल हो गए। मैंने पूछा, तुम्हारे डैडी तुमसे मेरे बारे में नहीं पूछेंगे? बोली, तो मैं उन्हें बता दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा, मुझे उठने दो, नाश्ता नहीं करोगी? बोली, नाश्ता? उसने शरीर निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, फिर उठ गई। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? नाश्ते से फारिग होकर वो मुझसे इजाजत लेकर चली गई, लेकिन 10:30 बजे के करीब उसने फोन पर मुझसे बात की। हेलो विस्तोनिया। मैंने पूछा, कहाँ से बोल रही हो? उसने कहा, जगह के बारे में नहीं बताऊंगी। हाँ, डैडी से मुलाकात हो गई है। मैंने कहा, मेरे बारे में जिक्र कर दिया उनसे? वो बोली, हाँ, वो लंच तुम्हारे साथ करेंगे। मुमकिन है मैं तुम लोगों के साथ लंच पर मौजूद ना हूँ। मैंने कहा, उनसे मेरा तारुफ कौन करवाएगा? वो बोली, मैं करा चुकी हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब वो तुमसे पूरी तरह वाकिफ हैं। मैंने कहा, ओके डियर, और कुछ? वो बोली, बस रात को मिलूंगी, बाय। उसने फोन बंद कर दिया। मैं खुद को मिस्टर अदील कुआरी से मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। 12:30 बजे कॉर्नेल मेरे पास आ गई। मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर फौरन संभल गई। मैंने पूछा, क्या बात है कॉर्नेल? उसने कहा, सॉरी सर, मिस्टर अदील का फोन आया था। मैंने पूछा, खैरियत? बोली, जी हाँ, लंच वो यहाँ नहीं करेंगे, आपको उन्होंने कहीं और बुलाया है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोली, ये मैं नहीं जानती, अभी विल्सन आपको यहाँ से ले जाएगा। मैंने पूछा, विल्सन कौन है? वो बोली, मिस्टर अदील का ड्राइवर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों थी? वो बोली, नहीं सर, मैं तो सॉरी। वो बौखला गई। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है? वो बोली, अभी थोड़ी देर में विल्सन आ जाएगा सर, मैं आपको इत्तला दे दूंगी। उसने खिसकने की कोशिश की तो मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। नरम लहजे में कहा, कॉर्नेल। वो खौफजदा लहजे में बोली, सर। मैंने कहा, क्या मैं बहुत भयानक हूँ? आखिर तुम मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों हो? वो बोली, सर, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, मगर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो कॉर्नेल, ड्रैगी या मिस्टर अदील कुआरी के नज़दीक तुम्हारी जो भी हैसियत हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने जैसा ही एक इंसान समझता हूँ, और इंसानियत के नाते से मेरी नज़र में तुम ड्रैगी से किसी तौर कम नहीं। वो अपना बाजू छुड़ाने लगी। बोली, मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे सर, आप प्लीज़। मैंने कहा, कैसे खतरात पैदा हो जाएंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं किसी को इस बारे में कुछ बता दूंगा। वो रूहान से अंदाज में बोली, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा, सॉरी कॉर्नेल, वेरी सॉरी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसने इस बार भाग जाने की कोशिश न की। बोली, मैडम ने मुझे सख्ती से मना किया है सर कि मैं आपसे किसी किस्म की गुफ्तगू न करूं। उन्होंने मुझसे खास तौर से पूछा था कि आपने मुझसे कोई बात तो नहीं की। मैंने अपने और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू उन्हें बता दी, जिस पर उन्होंने कहा कि आइंदा मैं आपसे कोई बात न करूं। मैंने कहा, एक बार फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ कॉर्नेल, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें गुफ्तगू पर मजबूर नहीं करूँगा। वो बोली, मैं बहुत अदना सी मुलाजिमा हूँ सर, बहुत मामूली हैसियत की मालिक हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई। कोई 10 मिनट के बाद कॉर्नेल फिर वापस आई और सपाट लहजे में बोली, विल्सन आपका इंतजार कर रहा है सर। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। कॉर्नेल मेरे साथ चलती हुई इमारत के अहाते में आई और एक बंद गाड़ी के करीब पहुंच गई। एक पस्ता कामत गैर मुल्की मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम विल्सन है मिस्टर विस्तोनिया, आइए।
बंद गाड़ी का सफर कोई 15 मिनट जारी रहा और उसके बाद वो एक इमारत में दाखिल हो गई। मकान के बरामदे में दरमियानी जिसामत का एक खुश लिबास शख्स खड़ा हुआ उसी तरफ देख रहा था। विल्सन ने नीचे उतरकर दरवाजा खोल दिया और मैं नीचे उतर आया। विल्सन ने बरामदे की तरफ इशारा करके कहा, मिस्टर अदील। मैं उस तरफ बढ़ गया। हेलो, पतले और भिंचे हुए होंठों वाले शख्स ने पुरतपाक अंदाज में कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ ठंडा और बेजान था। मैंने उससे मुसाफा किया। इस अरसे में विल्सन वापस गाड़ी में जा बैठा और उसे रिवर्स करके खामोशी से बाहर निकल गया। अदील मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे एक तवील राहदारी उबूर करना पड़ी। इस दौरान उस इमारत में कोई आवाज सुनाई न दी थी। यूं महसूस होता था जैसे यहाँ अदील के सिवा और कोई मौजूद न हो। एक और राहदारी उबूर करके हम एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए, जिसके वस्त में एक मेज और उसके गिर्द 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। अदील मुस्कुराता हुआ एक कुर्सी की तरफ बढ़ गया। कुर्सी पर बैठकर उसने मेज की सतह पर हाथ मारा और उसी वक्त दरवाजे से 2 कवी हैकल आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो दोनों दरवाजों पर जम गए। सूरत हाल यकलख्त तब्दील हो गई थी और मैंने अंदाजा कर लिया था कि अब क्या होगा। अदील की आवाज उभरी, अब आप मुझे बताएंगे मिस्टर विस्तोनिया के दरहकीकत आप कौन हैं? मैंने पहले हैरान और सहमे हुए अंदाज में उन दोनों को देखा और फिर बौखलाए हुए अंदाज में अदील कुंवारी की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं समझा नहीं सर। उसने अपना सवाल दोहराया। आप कौन हैं मिस्टर विस्तोनिया? मैंने कहा, मिस कुंवारी मुझे जानती हैं मिस्टर अदील। शायद कोई गलत फहमी हो गई है आपको। मैं उनके बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता हूँ। वो बोला, अगर मैं आपकी तरफ से मुतमईन हो गया तो मुझे भी आप अपने बेहतरीन दोस्तों में पाएंगे। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आप मेरी तरफ से गैर मुतमईन क्यों हैं? वो बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी दोस्त ड्रैगी भी अब तुम्हारी तरफ से मशकूक है और उसने तुम्हारा केस मुझे दे दिया है। और तुम्हारी तरफ से बेइत्मीनानी की वजह तुम्हारी लैंड रोवर है मिस्टर विस्तोनिया, वो चलता फिरता असलहा खाना जिसे तुमने बंगाना में दाखिले के शौक में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। मेरा दिल धक से हो गया। इम्कान था इस बात का। लैंड रोवर छोड़कर मैंने वाकई हिमाकत की थी, लेकिन हालात तकरीबन मेरे बस से बाहर हो गए थे और कोई चाराकार भी तो नहीं था उस वक्त। लेकिन अब मैं बहुत तेजी से सोच रहा था। वो बोला, तुम इससे इनकार करोगे मिस्टर विस्तोनिया? उसने सवाल किया और मैं पलकें झपकाते हुए अपने होंठों पर जबान फेरने लगा। इस दौरान मैं एक फैसला कर चुका था। अदील कुंवारी ने फिर कहा, मैं इंतजार का आदी नहीं हूँ। बिलाखिर मैंने सर्द लहजे में कहा, इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो बोला, इसीलिए इन दोनों की खिदमात हासिल की गई हैं। चलो मिस्टर विस्तोनिया की जबान खुलवाओ। अदील ने उन दोनों को इशारा किया और वो आगे बढ़ने लगे। मैं खौफजदा अंदाज में एक दीवार से जा टिका। वो मेरे करीब पहुंच गए और फिर उनमें से एक ने मेरे गिरबान को पकड़कर जोर से झटका दिया। अब इतना ताकतवर भी नहीं था वो कि मुझे कमरे के वस्त में फेंक देता, लेकिन इस बुरी तरह गिरने में मेरी अदाकारी को भी दखल था। मैंने उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा, रुक जाओ, कोई जिद्दोजहद नहीं करना चाहता, रुक जाओ प्लीज। अदील कुंवारी ने कहा, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि जबान खोल दो। मैंने कहा, उसके बाद भी मुझे मौत के अलावा कुछ नहीं मिल सकेगा। कुंवारी मुस्कुराया, बोला, मुमकिन है उसमें रियायत हो जाए। मैंने कहा, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। अदील ने भवें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक कहा, इनकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। अदील बोला, इनकी मौजूदगी में ही करो। मैंने कहा, हरगिज नहीं, दूसरी सूरत में अगर ये मुझे कत्ल भी कर दें तो मैं जुबान नहीं खोलूंगा। अदील गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने उन दोनों से कहा, इसकी तलाशी लो। दोनों ने मुझे खड़ा किया और फिर मेरी जेबें खाली कर दी। अदील ने कहा, ठीक है, तुम बाहर रुको, और दोनों मुझे घूरते हुए बाहर निकल गए। अदील सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक लाइन ऑफ क्रूजल से है? अदील ने कहा, ये सब कुछ तुम्हें मालूम है। मैंने कहा, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वो बोला, खूब, उसकी नौयत क्या है? मैंने कहा, मेरा इंकशाफ तुम्हारी आंखें खोल देगा, लेकिन उसके इवज तुम मुझे क्या दोगे? अदील कुंवारी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, $1,00,000। यही मुआवजा मेरा किसी और से तय हुआ था। वो बोला, क्या तुम्हारा इंकशाफ इतना कीमती है? मैंने किसी कदर एतमाद से जवाब दिया, इसका अंदाजा तुम खुद कर लेना। वो बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी और $1,00,000 नकद, बशर्ते कि तुम मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो गए। मैंने कहा, इस बात की क्या जमानत है कि तुम अपने वादे की पाबंदी करोगे? उसने कहा, कोई जमानत नहीं, सिर्फ एतमाद करना होगा। मैंने कहा, अदील कुंवारी, आपका ताल्लुक लाइन ऑफ क्रूजल से है और मैं उन लोगों में से हूँ जो लाइन ऑफ क्रूजल को नुकसानात पहुंचाकर अरबों के इस मंसूबे को तबाह कर देना चाहते हैं। अदील कुंवारी के चेहरे पर चौंकने के आसार नमूदार हुए। एक लम्हा वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला,
वजाहत करो, अपनी बात की वजाहत करो। मैंने कहा शायद तुम्हें इस बात का इल्म ना हो कि लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम फैक्ट्रियां इसराइली एजेंटों की जद पर हैं और सहराए आज़म में उनको तबाह बर्बाद करने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें हो रही हैं। तुम्हारी 3 फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। मुमकिन है उनकी तबाही को तुमने इत्तेफाकी हादसात करार दे दिया हो, लेकिन हकीकत ये है वो इसराइली मंसूबों की कामयाबी थी और मजीद फैक्ट्रियां इसराइली एजेंटों की जद पर हैं। मेरा ताल्लुक भी एक ऐसी शख्सियत से है जो इसराइल नवाज है। वो बजाते खुद इसराइली बाशिंदा नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक अमरीका से है। अमरीकी CIA में वो एक अजीम हैसियत रखता था, लेकिन फ़लस्तीनी एजेंटों की कोशिशों से उसे अमरीकन CIA से मातूब करार दे दिया गया और वहां से निकलकर वो इसराइल पहुंच गया। शायद तुमने उसका नाम सुना हो। वो ऑलिव हार्वर्ड के नाम से पहचाना जाता है। मैंने महसूस किया कि अदील कुआरी मेरी गुफ्तगू के जाल में फंसता जा रहा है। जो नाम मैंने उसके सामने लिया था यकीनन उसके लिए बाइसे कशिश था। वो किसी कदर बदले हुए अंदाज में मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ऑलिव हार्वर्ड से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक हैं। मैं बजाते खुद किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बेशुमार तंजीमों के लिए काम करता रहा हूँ और मुनासिब मुआवजा लेकर हर काम अंजाम देता हूँ। मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड से मेरी मुलाकात बैरूत में हुई और उन्होंने मेरी खिदमात हासिल कर लीं। शायद आपको ये मालूम ना हो मिस्टर अदील कुआरी के सहराए आज़म में मोसाद के लातादाद एजेंट मसरूफ़ अमल हैं और इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड ज़ाती तौर पर भी लाइन ऑफ क्रूजल की तबाही के हामी हैं और उन्हें बहुत से अमरीकी यहूदी माली इमदाद दे रहे हैं। बैरूत में मुझसे उनकी मुलाकात इत्तेफाकिया तौर पर हो गई थी। चुनाचे उन्होंने मुझे एक पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ज़ाती तौर पर मैं लाइन ऑफ क्रूजल की एक भी फैक्ट्री तबाह कर दूं तो वो मुझे अपने उस खुसूसी फंड से जो अमरीकी यहूदियों ने उन्हें दिया है $1,00,000 अदा करेंगे। उसने बगौर मुझे देखते हुए कहा, तो तुम ऑलिव हार्वर्ड के ईमा पर लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ मसरूफ़ कार हो। इसराइली एजेंटों के बारे में मजीद क्या मालूमात रखते हो? मैंने कहा इसराइली हुकूमत ने एक ऐसे शख्स की खिदमात हासिल की हैं जो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है और वो अपनी कारकर्दगी में मुनफरिद है। आपको यकीनन ये सुनकर हैरत होगी कि आपकी 3 फैक्ट्रियों की तबाही का जिम्मेदार वही शख्स है, और अगर आप कोई बाखबर इंसान हैं तो स्टीफन ब्राकोडा का नाम आपके लिए अजनबी नहीं होगा। अदील मेरे इन अल्फाज पर बिल्कुल ही चित हो गया। अब वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। मेरे खामोश होने पर भी वो चंद लम्हात खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड के अलावा भी तुम्हारा ताल्लुक किसी से है? मैंने कहा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा बराह रास्त ताल्लुक किसी से नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। और यही वजह थी कि जब मिस ड्रैगी ने मुझे सूरत हाल से आगाह किया तो मैंने हर कीमत पर बंगाना में दाखिल होने का फैसला कर लिया। यहाँ मैं इसी मकसद के तहत दाखिल हुआ था कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं यहीं रूपोश हो जाऊँ और उसके बाद अपना काम करूँ। हालात इस तरह अचानक पेश आए थे कि मैं अपनी लैंड रोवर यहाँ तक न ला सका और आप लोगों के इल्म में आ गया। बाहर तौर ना मुझे इसराइली मकासद से दिलचस्पी है और ना आप लोगों के मफादात से। मैं अपना काम करके अपना मुआवजा वसूल करना चाहता था और उसके बाद अपनी दुनिया में गुम हो जाने का ख्वाहिशमंद था। $1,00,000 मैंने कभी यकमुश्त नहीं कमाए। चुनांचे मेरी तमाम दिलचस्पियाँ इस प्रोग्राम के साथ थीं। अलबत्ता मैं इसका कायल हूँ कि जब कोई काम दायरे इख्तियार में न रहे तो फिर उससे अलग हट जाना चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी दरकार है और दौलत भी। आप पर मैंने ये इंकिशाफ करके अपने हाथ काट लिए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ज़िंदगी में इसी किस्म के रिस्क लिए हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि मेरे ये इंकिशाफात आपके लिए कारआमद हैं तो फिर आप मुझे मेरा मुआवजा अदा कर दीजिए, बाकी सब कुछ आप पर मुनहसर है। अदील कुआरी मुतहज्जराना निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, इस बात का क्या सबूत है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है? मैंने कहा, क्या सबूत मुहैया कर सकता हूँ मैं आपको? आपके अपने ज़राए हैं, आपके नुमाइंदे भी काम कर रहे होंगे। उनसे कहिए कि स्टीफन ब्राकोडा की लाइन पर काम करें और उसे तलाश कर लें। मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और सबूत नहीं है आपके लिए। अदील कुआरी चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, तुम्हारी गुफ्तगू ने वाकई मुझे मुतासिर किया है, लेकिन तस्दीक के बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगा मिस्टर विस्तोनिया। वो बोला, और अगर तस्दीक हो जाए मिस्टर कुआरी तो क्या आप अरबों से इस कीमती इंकिशाफ के इवज मुझे $1,00,000 दिलवाना पसंद नहीं करेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम यूं समझ लो $1,00,000 तुम्हारे हुए। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। खुदा का शुक्र था कि मैं इस जिन को बोतल में उतारने में कामयाब हो गया था, आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन ये खतरनाक सिचुएशन किसी कदर बेहतर हो गई थी। अदील कुआरी थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें एक मखसूस कमरे में पहुंचा दिया जाएगा, वहां पर सुकून से रहो।
میرے خیال میں وہ لڑکی جس سے تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں وہ تم سے بے تکلف ہے. میں اسے تمہاری خدمات پر مامور کیے دیتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو بنگانا کے کسی بھی گوشے میں تمہاری زندگی محفوظ نہیں ہوگی. میں نے کہا میں زندگی کو بلا وجہ داؤ پر لگانے کا عادی نہیں ہوں. یوں بھی میں زیادہ لڑائی بھڑائی کا عادی نہیں. میں صرف ذہن سے کام لیتا ہوں. چنانچہ آپ مطمئن رہیں ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی. وہ بولا ٹھیک ہے. اس کا رویہ بہت نرم ہو گیا تھا اور میں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دوستانہ انداز میں ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا. باہر اس کے وہی دونوں خونخوار آدمی موجود تھے. انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے عدیل کواری کی طرف دیکھا تو عدیل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا نہیں یہ دوست ہے. وہ دونوں حیران رہ گئے. عدیل کواری مجھے ساتھ لیے ہوئے اسی عمارت کے ایک اندرونی گوشے میں آیا اور پھر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا یہ تمہاری رہائش گاہ ہے. یہاں بہت سے لوگ پہرے پر رہیں گے. میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا. یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے. اور ایک بار پھر میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر بات پر پوری توجہ دی جائے گی. میں نے کہا میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں. آپ 50 پہرے دار بٹھا دیں. ظاہر ہے مجھے اپنے مقصد سے دلچسپی ہے. عدیل نے کہا شکریہ اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا. ہتھیار کی صورت میں کوئی چیز میرے پاس نہیں رہی تھی. جو کچھ ہو گیا تھا اسے نبھانا انتہائی مشکل کام تھا. یہ شاندار تدبیر اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی اور میں اس میں وقتی طور پر پوری طرح کامیاب رہا تھا. لیکن میں نے اپنے طور پر بہت بڑا خطرہ بھی مول لیا تھا. اولیو ہاورڈ ابھی تک اس بات سے لا علم تھا کہ میں لائن آف کروزل کے لیے کام کرتا ہوا افریقہ پہنچ چکا ہوں. اب جب عدیل کواری اس سے میرے بارے میں تصدیق کرے گا تو اولیو ہاورڈ کو یقیناً اس بات پر شبہ ہو جائے گا کہ وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے اور ممکن ہے وہ خود ہی اس طرف چڑھ دوڑے. چنانچہ سے قبل کے عدیل کواری اس سلسلے میں کوئی مؤثر کارروائی کر سکے مجھے کوئی عملی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا. کمرے میں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جو میرے لیے کارآمد ہوتی. ایک رائٹنگ ٹیبل پر کاغذات اور قلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت قلم تراش موجود تھا جو فرانس کا بنا ہوا تھا. مضبوط سٹیل کے اس قلم تراش کی لمبائی تقریباً 4 انچ تھی. وہ بالکل پتلا اور نوکدار تھا. کسی چھوٹے سے ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا تھا. کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر سمجھ کر میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچنے لگا. تقدیر اگر ساتھ دے جائے تو شاید کوئی کام بن جائے ورنہ فی الحال میں اپنی ہی کوششوں کی زد میں آ گیا تھا. تقریباً پون گھنٹہ گزر گیا. اس کے بعد دفتن دروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا. آنے والا عدیل کواری ہی تھا. بولا سوری وستونیا تم سے کچھ باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں. میں تمہاری بہتری کے لیے بالکل سنجیدہ ہوں. ڈریگی اس وقت موجود نہیں ہے ورنہ یہ ذمہ داری میں اسے سونپ دیتا. مجھے اپنے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دو. اگر مسٹر اولیو ہاورڈ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ تم ان کے مقرر کردہ آدمی ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا کام بن گیا. دوسری صورت میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا مسٹر کواری میں ہر طرح تعاون کے لیے تیار ہوں. مسٹر کواری ایک کرسی پر بیٹھ گئے. انہوں نے میز کی دراز سے ایک رائٹنگ پیڈ نکالا اور اسے گھٹنے پر رکھ کر مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے. پھر بولے تمہارا نام؟ میں نے کہا دنیا وستونیا. بولا اسپینش ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بتا چکا ہوں. اس نے کہا اس سے پہلے تمہارا دائرہ عمل کن ملکوں میں رہا ہے؟ میں نے کہا دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر چکا ہوں. مسٹر اولیو ہاورڈ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ بولا اولیو ہاورڈ کے لیے کوئی ایسا پیغام جو تم دینا چاہو؟ میں نے کہا بس اس قدر کے حالات نے مجھے یہاں ناکام کر دیا ہے. تاہم میں آخری کوشش کر رہا ہوں. لیکن ان سوالات کے ساتھ ساتھ ہی جو سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے مسٹر عدیل کیا آپ اس کا جواب دینا پسند نہیں کریں گے؟ میں سخت حیران ہوں آپ کے ان الفاظ پر. آپ نے کہا ہے کہ آپ اولیو ہاورڈ سے میرے بارے میں تصدیق کریں گے. مسٹر کواری نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تمہیں اس پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے دنیا. بات صرف تمہارا کام بن جانے کی ہے. میں نے کہا لیکن اولیو ہاورڈ کی یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اس معاملے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ وہ بولا کچھ نہیں ہوگا تمہارا مطمئن رہو. میں نے کہا مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب رہے گا. وہ بولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی یہاں سے جانے کے بعد اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کرتا ہوں. بس 3-4 روز لگیں گے اور مجھے اس کی طرف سے جواب مل جائے گا. میں نے عدیل کواری کی طرف دیکھا اور میری نگاہوں میں تعصف کے آثار ابھر آئے. یہ شخص بلا شبہ کام کا آدمی ہے لیکن افسوس اس نے اپنی موت قریب سے قریب تر بلا لی ہے. میں جانتا تھا کہ بعد کے حالات انتہائی پریشان کن ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. لیکن بات کی پرواہ کون کرتا. اس وقت جو ضرورت تھی اسے پورا کرنا میرا اولین فرض تھا. میں نے جیب میں قلم تراش کو ٹٹولا
मिस्टर क्वारी पैड से कागज फाड़कर उसे तह करते हुए दरवाजे की जानिब चल पड़े और मैं बिल्कुल ही बेआवाज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कलम तराश खोलकर मैंने अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। फिर इससे पहले कि मिस्टर क्वारी दरवाजे तक पहुंचते मैं उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं जानता था कि ये इमारत मेरे लिए बिल्कुल मखदूश है और अगर मिस्टर क्वारी के हलक से एक भी आवाज़ निकल गई तो फिर मेरी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। चुनाचे एक लम्हा इंतज़ार किए बगैर मैंने छोटे से चाकू का भरपूर वार मिस्टर क्वारी के नरखरे पर किया। तेज़ और पतला चाकू इंतहाई सफाई से उसका नरखरा काटता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मिस्टर क्वारी की आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। खून का फवारा उसके हलक से निकल पड़ा। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, दोनों हाथ सामने किए और फिर मुंह के बल नीचे आ रहा। मैंने खतरे के पेश नज़र एक मखसूस ज़रब उसकी गर्दन की हड्डी पर लगाई। वो फैसला कुन साबित हुई और मिस्टर क्वारी पलट गए। उनकी आंखें छत की तरफ निगरान थीं और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। सारा फर्श खून से रंगीन हो रहा था। मैंने कलम तराश उनके जिस्म से साफ करके जेब में डाला और फिर झुककर उनका लिबास टटोलने लगा। मिस्टर क्वारी के बगली होल्स्टर में मुझे पिस्तौल नजर आ गया और उस वक्त ये पिस्तौल मेरे लिए निहायत कीमती था। चुनाचे मैंने उसे अपने कब्जे में कर लिया। बस यही मौका था कि मैं कोई अमल कर सकता। जिस कदर जल्द मुमकिन होता यहाँ से निकल जाने की कोशिश करता। बाहर मेरे लिए खतरात ज़रूर थे मगर उससे कम जो मुझे इस इमारत में दरपेश थे। चुनाचे मैं बर्क रफ्तारी से दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन शायद मुझे देर हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।